Okay. Today, I hope you can see the screen and hear me, right? Fine. ठीक है. देखो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एक्टिव मास की. इफ यू रिमेंबर, कुछ होमवर्क तो दिया था क्या? Was there some homework given to you as well? होमवर्क हो गया? इंटेक एक्सरसाइज 1 दिया था. ठीक है. हो गया? इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? Everybody? कोई डाउट है उसमें? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्वेश्चन 3 क्या है. एक रिएक्शन है आपके पास CaCO3 सॉलिड, रिवर्सिबल है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस. ठीक है. अब ये रिएक्शन जो है बोल रहा है गोज टू द कंप्लीशन बिकॉज. देखो इसका कंप्लीशन का रीजन क्या है. यदि तुम इसको निकालते जाओगे, जैसे मान लो इस रिएक्शन को ओपन कंटेनर में करोगे, ठीक है, और CO2 बार बार निकलते जाएगा, तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव हो पाएगा? जरा समझने की कोशिश करो. फॉरवर्ड रिएक्शन तो चलते ही रहेगा, राइट? बैकवर्ड होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है. तो इक्विलिब्रियम तब सेटअप होता है जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पानी की बोतल है, ढक्कन बंद कर दिया तुमने, तो लिक्विड से वेपर बनने की टेंडेंसी है. तो एक बार पॉइंट आता है जब वेपर बहुत ज्यादा बन जाता है और रिएक्शन रिवर्सिबल होने लग जाती है. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? जैसे ये लिक्विड है और ऊपर वेपर है. फाइन. तो अब हमने क्या किया, इस सिस्टम को हीट करना चालू किया तो वेपर बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई. तो अब जब वेपर के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चालू हो जाती है. बट इसको ढक्कन खोल दोगे तो वेपर तो हमेशा निकलता रहेगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन ही चलेगी. इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना. तो लाइम किल्न जो होता है उसमें एक्चुअली में क्लोज नहीं होता वो. ठीक है, वो क्लोज नहीं होता. दैट इज कॉल्ड भट्टी. नाम सुना है? तो वहां इक्विलिब्रियम डेवलप ही नहीं हो पाती. वो खुला हुआ होता है. क्लोज कंटेनर में गैस के लिए इक्विलिब्रियम होती है ना डेवलप, वो हमने पढ़ा है ना. तो यहाँ पे क्लोज नहीं होता कंटेनर जो, और CO2 निकलते रहती है. सो दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज नॉट, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं हो पाता और इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो कंप्लीट हो जाता है. आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट. एवरीबॉडी नेक्स्ट बताइए. और सारे हो गए? ठीक है. तो देखो हमारा 5. In any chemical reaction the equilibrium is supposed to establish. देखो वेलोसिटी ऑफ, देखो वही बात है ना, इक्विलिब्रियम तभी स्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होता है जैसे A रिवर्सिबल B है. तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन है बताओ? इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन should be equal to the rate of backward reaction. क्लियर है? डाउट है? ठीक. तो वही आंसर क्या हो, सी हो गया. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following conditions represent equilibrium? Freezing of ice in an open container. देखो आइस फ्रीज हो रहा है एक ओपन कंटेनर में और टेम्परेचर आइस का कांस्टेंट है. ठीक है, पहला ऑप्शन. देखो ओपन कंटेनर में आइस एवापोरेट होता रहेगा. तुम्हें लगता है कि ये प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम पे रहेगी? ओपन वेसल है, उसमें आइस फ्रीज हो रहा है, उसमें एवापोरेट हो जाएगा वो. Few drops of water is present along with air in a balloon temperature.
देखो ड्रॉप ऑफ वाटर एयर के साथ प्रेजेंट है तो वहां भी कोई इक्विलिब्रिया तो है नहीं. वाटर इज बॉइलिंग इन एन ओपन वेसल ओवर अ स्टोर टेंपरेचर ऑफ वाटर इज कांस्टेंट. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो लगभग सारे केसेस में एक जैसी नहीं लग रही है तुम्हें? एवरीडी सारे केसेस में तो एक जैसी ही लग रही है. तो एक्चुअली में जनरल इक्विलिब्रिया का डेफिनेशन ये है कि यदि आपको कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम मुझे लगा कि बेस्ट चूज करना है, ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑल आर करेक्ट, बेस्ट ऑप्शन चूज नहीं करना है यहाँ पे, तो वो एक लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा. क्योंकि सी इक्विलिब्रिया का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है ओवरऑल चेंजेस इन बल्क पैरामीटर्स are not present. Is that clear? Every is that clear or not? Overall changes जो bulk parameters हैं उनमें नहीं दिखते, तभी उसको इक्विलिब्रिया बोलते हैं. Is that clear? Okay. बल्क पैरामीटर्स जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चेंज नहीं होता ना, यही ना है. ये बल्क पैरामीटर्स है, किसी एक मॉलिक्यूल की वजह से तो जनरेट होता नहीं है प्रेशर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से जनरेट होता है. टेम्परेचर भी पूरे सिस्टम का जनरेट होता है. इज दैट क्लियर कल्पेश? ये बल्क पैरामीटर्स ही है. जैसे एक रूम में जो प्रेशर होगा गैस का, वो किसी एक मॉलिक्यूल का प्रेशर तो होगा नहीं ना, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के प्रेशर की वजह से जनरेट होता है. So that is how we define bulk parameters. आगे बढ़ जाए. और कोई क्वेश्चन है? तो इसका अभी देखो क्या है, लगभग मुझे लगा बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, बट यहाँ पर देखो हर जगह पे बल्क पैरामीटर्स कांस्टेंट ही बता रहे हैं, तो सब इक्विलिब्रिया हो ही सकता है ना. ऑल ऑफ दी अबव होगा आंसर डी. सिद्धेश थर्ड तो मैंने डिस्कस कर दिया ना. सिद्धेश वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड थर्ड. You joined late. ठीक है रुक जाओ. सी क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, जैसे ओपन कंटेनर में क्या होता है, जैसे वाटर हमने देखा है कि फॉर गैसेज हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम is developed in a closed container, right? गैस के लिए इक्विलिब्रिया जो है वो क्लोज कंटेनर में डेवलप होती है, ये तो सबको पता है ना. तो अब यहाँ पे क्या है, यदि तुम इसको ओपन कंटेनर में करोगे तो क्या होता है, गैस निकलता रहेगा, ठीक है. तो अब कभी रिएक्शन रिवर्सिबल हो ही नहीं पाएगी, तो ये फॉरवर्ड चला जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ में डी क्यों नहीं? ओके. Among the following the irreversible reaction is. देखो irreversible reaction, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए जरा समझते हैं. H2 plus I2 gives HI. ये सारे के सारे गैस हैं, राइट, तो एक्टिव हैं सारे के सारे, तो यहाँ रिवर्सिबल पॉसिबल है, ठीक है. अब AgNO3 प्लस NaCl gives AgCl प्लस NaNO3. देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ AgCl का PPT बनता है, ये सॉलिड है, तो ऑप्शंस देखते जाओ सिर्फ, है ना. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, यहाँ एक गैस है. और डी O2 प्लस SO2 gives you 2SO3.
यहाँ सारे गैस हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन से केस में रिवर्सिबल होने के चांसेस ज्यादा हैं और इरिवर्सिबल होने के चांसेस कहाँ पे ज्यादा है? देखो सॉलिड का रिएक्शन जहां पे होगा और जहां एक भी गैस नहीं है ना, उस रिएक्शन की इरिवर्सिबिलिटी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं होता। तो बी में ही होगा ना मैक्स इरिवर्सिबल का चांस। तुम ऐसे भी समझ सकते हो बिना कोई टेंशन जानकारी लिए। यहाँ हर जगह देखो गैस इन्वॉल्व तो है ही। ए में एक्टिव कैसे? H2 और I2 और HI सब गैस होते हैं ना। वैसे ही। नेक्स्ट, जहां गैस इन्वॉल्व हो वहां रिवर्सिबल होने के चांसेस मैक्सिमम है। सलोनी करेक्ट। ये क्लोज कंटेनर होना चाहिए लेकिन, है ना। सेवेंथ, when the rate of forward reaction becomes rate of backward reaction, this reaction is called chemical equilibrium, reversible state equilibrium, या फिर all of these। देखो अभी इक्विलिब्रियम बहुत तरह के हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम फिजिक्स में भी हो सकता है। जब हम केमिस्ट्री के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये किसके बारे में बात करते हैं? इक्विलिब्रिया तो थर्मल इक्विलिब्रिया भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हमने पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रिया, मैकेनिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया। तो क्या इसको हम थर्मल इक्विलिब्रिया और मैकेनिकल इक्विलिब्रिया बोलेंगे? तो फिर तुम्हें क्या लगता है बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। नाइन्थ में सी क्यों नहीं हो सकता? ओके, नाइन्थ देख लेते हैं। इन द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब बोला गया है कि स्टेट वेयर ये केमिकल एक रिएक्शन है, तो बोला गया कि क्या क्या हो सकता है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ N2 और H2 आर रिएक्टिंग। अच्छा ये बताओ, ये सही है क्या? एवरीडी इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट कर रही है क्या? जैसे इसका ए मोल ए वॉल्यूम, तो इसका 3 रिएक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन ए तो गलत है या सही है बताओ? ओके, ऑप्शन बी इक्वल मास ऑफ N2 और H2 आर रिएक्टिंग। जब इसका 1 मोल यानी 28 ग्राम रिएक्ट करेगा तो इसका 6 ग्राम रिएक्ट करेगा, तो ये भी तो गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप थोड़ी होता है। Rf is not equal to 0, Rb is also not equal to 0, Rf minus Rb is 0, right? है ना। और तो ये वाला भी रिएक्शन गलत हो गया ना, रिएक्शन स्टॉप बोल दिया तो रिएक्शन तो चल ही रहा है। The same amount of ammonia is formed as decomposed into, देखो सेम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड एज इज डिकम्पोज। जितना अमोनिया बन रहा है उतना ही डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब सही तो यही होगा, सही। जितना अमोनिया बन रहा है उतना ही डिकम्पोज भी हो जा रहा है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ अमोनिया कांस्टेंट है। यही होता है ना इक्विलिब्रियम का मतलब। और कोई डाउट है?
कौन सा क्लियर नहीं हुआ सिद्धेश तुम्हें? कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ? कुछ भी क्लियर नहीं हुआ इस क्वेश्चन में? ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी क्लियर नहीं हुआ। देखो सिद्धेश, यहाँ टेंशन वाली बात नहीं है। इक्विलिब्रिया का मतलब है कि NH3 बन भी रहा है और NH3 डिकम्पोज भी हो रहा है। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? इक्विलिब्रिया का मतलब यही है कि NH3 बन भी रहा है और NH3 डिकम्पोज भी हो रहा है। इक्विलिब्रिया पे हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, यानी कि जितना NH3 बन रहा होगा उतना ही NH3 खर्च भी हो रहा होगा ना। जैसे डायनेमिक इक्विलिब्रिया कैसे समझाते हैं कि तुम दिन में लेट से दिन में 100 रुपया कमाते हो और 100 रुपया खर्च भी कर देते हो, तभी तुम्हारे पास जो नेट अमाउंट है वो चेंज नहीं होता। जितना एक दिन पहले पैसे थे अभी भी उतना ही है। तो अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रिया है, तो इसका मतलब NH3 जितना बन रहा होगा उतना ही NH3 डिकम्पोज भी हो रहा होगा। यही मतलब हुआ ना। इक्विलिब्रिया हमने डिफाइन ही ऐसे किया है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट बताइए। कल होगा चलो थर्मो डिस्कस। तो आगे बढ़ जाए हम लोग। तो ठीक है, सी बेसिकली याद करो, हम लोग लास्ट में क्लास में पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव मास, याद आ रहा है? हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव मास इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव मास जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, उसमें अपन ये सीखे थे कि सॉलिड जो होते हैं ना, सॉलिड्स होते हैं इनएक्टिव, और लिक्विड्स के अंदर भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होते हैं एक्टिव। हाँ हाँ ठीक है। और गैसेस जो हैं वो होते हैं एक्टिव, और यहाँ पे भी सॉल्वेंट जो होता है ना लिक्विड में भी, वो भी होता है इनएक्टिव। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में कैसे समझाएंगे। मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है A टू B, ठीक है? तो इसका डेल्टा जी क्या होता है बताओ? इसका डेल्टा जी होगा GB माइनस GA। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अरे इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालोगे तो स्टेट फंक्शन है GB माइनस GA होगा ना। कोई दिक्कत है? तो अब नेट डेल्टा जी 0 है, इसका मतलब GB इज इक्वल टू GA। उसी तरह से यदि तुम्हारे पास कुछ इस तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, AA प्लस BB गिव C प्लस DD, तो इसका डेल्टा जी निकालोगे तुम C टाइम्स GC प्लस D टाइम्स GD माइनस A टाइम्स GA माइनस B टाइम्स GB इज इक्वल टू 0। यानी CGC प्लस GDD इज इक्वल टू AGA प्लस BGB। ये समझ में आ रहा है सबको? इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दूं नीचे। तो अब यदि देखो डायनामिक इक्विलिब्रिया में क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रिया के अंदर हम बोले तो डायनामिक इक्विलिब्रिया के अंदर जैसे हम लिखते हैं डेल्टा जी इज समेशन डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा जी रिएक्टेंट इज 0। यानी यहाँ पे डेल्टा जी प्रोडक्ट भी डेल्टा जी रिएक्टेंट के बराबर है, बट वो दोनों 0 नहीं है। ये क्लियर हुआ एवरीडी? क्योंकि दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट? फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा जी इंडिविजुअल रिएक्शंस की नेगेटिव होंगी,
ठीक है, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं हो, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए रिएक्शन को नेट नहीं मिल रहा। ये बात तो समझ में आया होगा सबको। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दोनों जीरो होंगे, जीएफ और जीबी दोनों जीरो होंगे, प्रोडक्ट वाला और रिएक्टेंट वाला दोनों जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इज दैट क्लियर? ये लिख लीजिए पहले तो। डन एवरीवन? ओके, अब देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या बोलेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जैसे अपने पास ए टू बी एक रिएक्शन है रिवर्सिबल, तो यहाँ डेल्टा जी जीरो होगा ही, साथ में समेशन जी प्रोडक्ट और समेशन जी रिएक्टेंट भी जीरो है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो सबको क्लियर होगा ना एवरीबॉडी? ये सबको क्लियर है कि डायनेमिक इक्विलिब्रिया के अंदर डेल्टा जी फॉर्मेशन प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का दोनों नॉन जीरो होते हैं, बट ओवरऑल डेल्टा जी जीरो होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है। अब डेल्टा जी जो होता है तुम्हें पता ही है, वो लिखना है। और नीचे डन। तो सॉलिड लिक्विड और गैस में उनको एक्टिव तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना सिद्धेश, उसकी अभी तो बात की ही नहीं है। उसकी बात तुमने लास्ट क्लास में करी थी ना कि कैसे एक्टिव और कैसे इनएक्टिव होते हैं, तुम्हें वो समझ में नहीं आया था या अभी वाला समझ में नहीं आया? वो क्लियर नहीं हुआ था, तो तुम चाहते हो उसको हम फिर से पढ़ें? अच्छा ठीक है, फिर उसको ही कर लेते हैं पहले क्लियर। देखो सिद्धेश, हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था ना कि कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको अपन लिखते हैं डेंसिटी अपॉन मोलर मास, तुमको ये समझ में आया? तो अब जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स की चेंज नहीं होती, ये बात क्लियर है ना? तो अब जब सॉलिड और लिक्विड की मतलब प्योर सॉल्वेंट की पर्टिकुलरली चेंज नहीं होती है डेंसिटी और मोलर मास, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन एक रिएक्शन में चेंज नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो तुम्हारे पास H2O लिक्विड है, ठीक है, तो H2O लिक्विड जो है मान लो 100 ml 1000 ml है, तो इसमें 1000 ml में वॉल्यूम हो गया 1 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स हो गए इसके 1000 अपॉन 18, तो इसकी मोलैरिटी आएगी 1000 अपॉन 18 डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आएगा 1। अब यदि तुम इसको 500 ml ले लो ना, तो 500 ml भी लोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन वही आएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 500 अपॉन 18 और वॉल्यूम आएगा 0.5, तो ये फिर आएगा तुम्हारा 1000 अपॉन 18। तो तुमने इसका 500 ml लिया, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन वही आ रहा है,
100 ml 1000 ml लिया, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन वही आ रहा है। टेम्परेचर भी चेंज मतलब बेसिकली कांस्टेंट टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। तो यदि तुम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेंसिटी और मोलर मास चेंज नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली उसका एक्टिव मास कांस्टेंट है। अभी भी समझ में नहीं आया? अब बात कर लें इसके तरीके से, बाकी लोग समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? एवरीबॉडी एल्स, आप लोग समझ पा रहे हो कि मोलर मास कैसे निकाला हमने और कैसे मोलैरिटी निकाला? देखो 100 ml 1000 ml के लिए भी डिफाइन किया तो इतना ही आया, 500 ml के लिए भी डिफाइन करा तो इतना ही आया, 100 ml के लिए भी डिफाइन करोगे ना तो भी उतना ही आएगा, देख लो वही आएगा। तो अब यदि तुम्हारे पास एक रिएक्शन है कुछ इस तरह से, H2O लिक्विड से बना रहा है H2O गैस, तो रिएक्शन में इसके मोल्स कम होते जाएंगे, इसके मास कम होते जाएंगे, बट क्या है उसके मास कम होने से इसका कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा? ये समझ में आ रहा है? मान लो तुमने 1000 ml से स्टार्ट किया, 100 ml पे पहुंच गए, तो भी कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है ना, तो हम बोल सकते हैं इनएक्टिव है। ये तो मैथमेटिकली समझाया था लास्ट क्लास में, यही सबसे आसान तरीका होता है। सॉलिड के लिए भी यही होगा, सॉलिड के लिए भी तुम निकालो तो भी यही होगा। तो सॉलिड और लिक्विड क्यों इनएक्टिव होते हैं ये तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, जैसे एसिटिक एसिड डिकम्पोज होता है एसिटेट आयन CH3CO- और H+ में, तो तुम्हें नहीं लगता इसका मोलर मास कम हो रहा है बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन? एवरेज मोलर मास कम हो रहा है ना क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ जा रहे हैं। ये हमने कहीं किया था गैसियस स्टेट में, याद आ रहा है? एवरेज मोलर मास डिसोसिएटिंग मिक्सचर का हम निकालते थे, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे भी वही केस है, एवरेज मोलर मास जो है वो डिसोसिएशन के कारण से चेंज होगा। तो हमने तो गैसियस स्टेट में ही पढ़ रखा है कि इनके मोलर मास चेंज होते हैं, भाई गैस के होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स के होते हैं, तो ये दोनों इसलिए एक्टिव है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। और किसी को डाउट है पुराने वाले तरीके से? ये क्लियर हो गया? गैस के कैसे होते हैं, क्या कैसे होते हैं? डिसोसिएशन। क्या पूछना चाह रहे हो, गैस का क्या कैसे होता है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज कैसे होता है? देखो मैं समझा देता हूँ। मान लो जैसे तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, ए गैस फॉर्म्स बी गैस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V है, तो ये तो दोनों ऑक्यूपाई करेंगे। तो तुम्हारे मोल सपोज N0 थे और ये कुछ नहीं था, तो ये N0 माइनस एक्स अपॉन V इसका वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है, मतलब इसके मोल्स x अपॉन V। मोल्स है N0, ठीक है, और x मोल्स है। तो इनिशियली देखो कॉन्सेंट्रेशन A का क्या था, C T इज इक्वल टू 0 पे क्या था, जरा सोचो। C T इज इक्वल टू 0 पे था N0 बाई V। C T इज इक्वल टू T1 टाइम पे जो हमने लिखा है वो हमने लिखा है N0 बाई माइनस एक्स बाई V। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन ए का जो है वो कम हो रहा है जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रही है आगे, राइट? और कॉन्सेंट्रेशन बी का देखोगे तो इनिशियली क्या था, इनिशियली कुछ नहीं था और फिर एक्स बाई वी है, तो वी तो कांस्टेंट है, तुम्हें समझ में आ रहा है, वी कांस्टेंट है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और एन नॉट माइनस एक्स जो है वो मतलब ये इसका चेंज हो रहा है, इसके मोल्स कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ए का कम हो रहा है और बी का जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो एक्टिव है ना ये। और किसी को कोई डाउट है? एक सेकंड को देखेंगे विश्वराज, आई कम टू योर पॉइंट। इक्विलिब्रियम पे, हाँ इक्विलिब्रियम पे ये जब तक चलेगा जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल ना हो जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है श्रेयस, इज दैट क्लियर और नॉट? श्रेयस इज दैट क्लियर? उस पर सी कैसे चेंज होगा अगर रिएक्शन एक डायरेक्शन में जा रही है? मतलब सी कैसे चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो एक एक्चुअली उसमें क्या था ना, उसमें एन बाई वी में दोनों चेंज हो जाते थे, ये कम होता था ये भी कम हो जाता था। तुम देखो 100 से 500 किया तो आधे मोल्स हो गए, तो वॉल्यूम भी आधा हो गया ना,
ये दोनों चेंज होते थे, बट यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और सिर्फ मोल चेंज होता है, तो एक पैरामीटर वेरिएबल रहेगा और एक तो दोनों इसके ओवरऑल पैरामीटर चेंज होगा। इक्विलिब्रिया पहुंचने के बाद कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रिया के पहले तक तो चेंज होगा ना। समझ में आ रही है बात? जैसे ये t इज इक्वल टू 0 था और ये t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रिया था, तो इक्विलिब्रिया पहुंचने के पहले तक चेंज होगा, इक्विलिब्रिया पे जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रिया सेटअप होने में टाइम लगता है ना थोड़ा। तो यू वांट टू राइट दिस? ओके, अब इसमें किसी को डाउट था क्या? जीसी जीडी में कुछ बोल रहा था कुछ, किसको डाउट है भैया? इसमें किसको डाउट है? इसमें तकलीफ है, कुछ डाउट इसमें है? ये कैसे लिख दिया? इसमें क्या डाउट है बताओ? अरे ये माइनस यहाँ इक्वल करेंगे ना, इसको इधर भेज दिया मैंने, इसको इस एलएचएस से आरएचएस में भेजा तो ये प्लस होगा ना। ये माइनस ए जी ए इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस होगा। डेल्टा जी तो ओवरऑल जीरो होता है, रिएक्शन इक्विलिब्रिया है इसलिए। आगे बढ़ सकते हैं अब? तो अब देखो, हमने स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रिया दोनों डिफाइन कर दिया। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रिया क्या होगा? डेल्टा जीपी आर और जीपी रिएक्टेंट दोनों जीरो हैं, और स्टैटिक में जीपी मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इंडिविजुअल जो डेल्टा जी है, जो जी है इनफैक्ट वो भी जीरो है। आगे बढ़ सकते हैं रेडी? ओके, तो अब जरा देखते हैं, देखो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है एवरीबॉडी, कोई दिक्कत तो है नहीं ना? तो अब देखो डेल्टा एच होता है इसके अंदर कांस्टेंट, डेल्टा एच यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट है यहाँ, तो इसके चेंज होने के कोई चांसेस है नहीं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्विलिब्रिया होता है। एट इक्विलिब्रिया आप जानते हैं, एट इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कौन सा पैरामीटर जो तुम्हें लगता है चेंज हो सकता है और डेल्टा जी को बदल सके? ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो कि डेल्टा जी को ऑल्टर कर सकता है? तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म तुम्हें दिख रहा है, वो क्या है? वेरिएबल टर्म है सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एस। तो तुम्हें नहीं लगता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए डेल्टा एस के अलावा कुछ भी नहीं है? इज दैट क्लियर? डेल्टा एस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब एक बात बताओ, जिन चीजों की एंट्रोपी कांस्टेंट टर्म पे चेंज हो सकती है, सी तो द सब्सटेंस विच कैन चेंज एंट्रोपी, जरा समझना, ध्यान से सुनना, द सब्सटेंस विच कैन चेंज एंट्रोपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी चेंज कर सकता है, विल बी एक्टिव। ये समझ में आया? वही एक्टिव होगा और वही एक डायरेक्शन देगा, अदरवाइज वो डायरेक्शन दे ही नहीं पाएगा। तो अब बताओ कांस्टेंट टेम्परेचर पे किन की एंट्रोपी चेंज हो सकती है? गैस की हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट की हो सकती है, सॉल्वेंट की और सॉलिड की नहीं हो सकती। तो वो एक्टिव होते हैं और बाकी इनएक्टिव होते हैं। ये समझ में आया तुम्हें? चमका? कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड और प्योर सॉल्वेंट एंट्रोपी नहीं चेंज कर सकते, इसीलिए वो एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है? और बाकी कर सकते हैं तो एक्टिव होते हैं। तो ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स वाला या फिर जो कंसंट्रेशन निकाल के दिखाया वो है? विल बी एक्टिव।
लास्ट पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करूं, ये वाला पॉइंट आयुष, ये वाला पॉइंट क्या, अरे देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में डेल्टा एच तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होने वाला है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल टर्म तो सिर्फ डेल्टा एच है। तो अब जिनकी एंट्रोपी चेंज हो सकती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे वही एक्टिव होंगे और बाकी एक्टिव नहीं होंगे। उसके नीचे यही लिखा है ना, द सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज एंट्रोपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी एक्टिव, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। एंथैल्पी चेंज आएगा बट एंथैल्पी चेंज से कोई रिएक्शन पता नहीं चलेगा ना, उससे वेरिएबल टर्म है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अरे जैसे मान लो इक्विलिब्रिया एक स्टेबल स्टेट होता है ये, तो इक्विलिब्रिया पे थोड़ा चेंज करोगे तो वापस आएगा, तो उस चेंजेस को ड्राइव करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए जो चेंज हो सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो सिर्फ एंट्रोपी ही है। समझ में आ रहा है? तो एंट्रोपी ही ड्राइविंग है इसका फोर्स। तो यदि एंट्रोपी आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज कर सकते हो तो एक्टिव होगा, और यदि नहीं कर सकते तो इनएक्टिव हो। इस चैप्टर में गैस और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ऑब्वियसली पढ़ेंगे, जो पुराने चैप्टर्स हैं तो यार यूज होंगे ही ना। जैसे मान के चलो तुम क्लास 4 से 5 में गए, तो 4 से 5 में इसलिए भेजते हैं, पहले 4 क्लासेस क्यों पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा 5 में आगे की चीजें पढ़ सके, तो पुरानी चीजें तो यूज होंगी ऑब्वियसली, उसमें कोई शक है ही नहीं। गैस तो बोला ही था ना, गैस शुड बी योर फर्स्ट लव, इतना इंपॉर्टेंट है। गैस इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलाइट्स की एंट्रोपी कैसे चेंज होगी? इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सलोनी पानी में नमक डालो डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट? तो एंट्रोपी चेंज हुई ना डिसोसिएशन की वजह से, घुलते हैं ना पानी में नमक, एंट्रोपी बदलती है ना उनकी। आगे बढ़ जाएं। तो चलो अब ये कहानी होगी किसकी, एक्टिव मास की। आई होप एक्टिव मास इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इसको दिया था, साइंटिस्ट हैं उनका नाम है गुल्डबर्ग एंड वॉगे। ठीक है, दे वर टू पीपल हुज नेम्स आर रिटन, गुल्डबर्ग एंड वॉगे। उन्होंने दिया लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे क्या है, एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड। डिसॉल्व करने पे टेम्परेचर चेंज होता है, हल्का इंक्रीज होता है, डिपेंड करता है ना कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। ठीक है, और जब इक्विलिब्रिया सेटअप हो जाता है ना तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता प्रणव। इक्विलिब्रिया जब सेटअप हो जाएगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रिया सेटअप होने के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे तुमने पानी में नमक डाला तो इनिशियली प्रोसेस एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों हो सकता है, बट हम यहाँ इक्विलिब्रिया की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रिया पे तो सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हो जाते हैं, तो अपन चमका ही चुके हैं ना। इज दैट क्लियर? तो वहां कहाँ टेम्परेचर चेंज कर रहे हो? ओके, आगे बढ़ते हैं इसको लेते हुए आगे। सी देखो बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपन बात करें आर एफ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा यहाँ पे, गुडबर्ग और वॉगेल क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए बी की पावर बी। ये समझ में आया एवरीबॉडी? ये उन्होंने दिया, मतलब देखो क्या है, जैसे ए से बी है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। फिर लिख दिया मैंने 2a गिव्स बी, तो अब क्या लिखेंगे, ए दो बार लिख सकते हैं ना इसको, ए तो इसको लिख देंगे ए, ये हो जाएगा आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2। अब यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया ए टाइम्स, तो मैं आर एफ क्या लिखूंगा, ए की पावर स्मॉल है। ये समझ में आ रहा है? उसी तरह से यदि ए प्लस बी भी लिखेंगे तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर स्मॉल है बी की पावर स्मॉल बी। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो उसी तरह से ये RF हो गया, ठीक है, लिख लो एक बार। डन। ठीक है, अब देखो RF और RB की, तो इसी तरह से हम जैसे हमने डिफाइन किया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर A, B की पावर B। ठीक है, लिखना है क्या? ठीक है, लिखो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने लिखता है A की पावर A, B की पावर B। तो अब जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो क्या होगा? हाँ, वो साइंटिस्ट का नाम था, गुल्डबर्ग वागे। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? C की पावर C, D की पावर D। इज दैट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अब हम क्या करते हैं, RF को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। कुछ तो कांस्टेंट आएंगे प्रोपोर्शनैलिटी के, ठीक है, जब तुम रिप्लेस कर दोगे तो कुछ कांस्टेंट्स आएंगे ही ना प्रोपोर्शनैलिटी के, ठीक है। तो वो RF आया KF इंटू A की पावर A, B की पावर B, और RB आ गई KB इंटू C की पावर C, D की पावर D। ठीक है एवरीबॉडी, तो ये हमने फाइनली डिफाइन कर दिया। RF is KF, A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b, RB is KB, C की पावर स्मॉल c, D की पावर स्मॉल d। डन। ओके फाइन। तो नेट रिएक्शन रेट कैसे डिफाइन करेंगे एवरीबॉडी? नेट रिएक्शन रेट कैसे डिफाइन करेंगे? RF माइनस RB इज जीरो, राइट? नेट रिएक्शन रेट ऐसे ही डिफाइन करेंगे ना, RF माइनस RB इज इक्वल टू जीरो। अरे क्या समझ में नहीं आया? नेट रिएक्शन रेट तो जीरो होगा ना, क्योंकि RF RB इक्विलिब्रियम पे इक्वल होते हैं ना। तो KF इंटू A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b is equal to KB into C की पावर स्मॉल c and D की पावर स्मॉल d। राइट इट डाउन।
डन एवरीवन, यहां तक लिख लिया ना? तो अब देखो क्या है, हम यहाँ एक टर्म डिफाइन करेंगे के एफ अपॉन के बी, इसको बोलते हैं के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आएगा सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। कोई दिक्कत है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा सी की पावर स्मॉल सी, डी की पावर स्मॉल डी, ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पे? इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है? equilibrium constant for the given equilibrium. Written everyone? अच्छा ये देखो, गैसेस के लिए जैसे मान लो एक्टिव मास जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग लिखते हैं एक्टिव मास को मोलर लिखना है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, वेटिंग। डन? एवरीडी? ठीक है। तो देखो एक्टिव मास हम बात करें किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक्टिव मास क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम डिफाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जिसको एक्चुअली हम बोलते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? ठीक है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। और गैसेस के लिए क्या करेंगे? गैसेस के लिए देखो, गैसेस के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब n बाई वी, और हम पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा टर्म यूज जो है वो पार्शियल प्रेशर ही है, ये ज्यादा टर्म यूज होता है, ये उतना कम यूज ज्यादा यूज नहीं होता है। गैस के लिए जो एक्टिव मास है हम सीधा पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। ठीक है रेडी? दोनों यूज कर सकते हो गैस के लिए, क्योंकि गैस के लिए तुम कॉन्सेंट्रेशन भी डिफाइन कर ही सकते हो और पार्शियल प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हो, और दोनों चेंज होते हैं। देख लो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होता है। जैसे देखो हमने सीखा था ना कि ए से बी में कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होता है, वैसे ही ए से बी में ये भी तो एक्टिव है ना, ये भी चेंज हो रहा है। जैसे मान लो इनिशियली तुम्हारे पास पी नॉट प्रेशर था, वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा पी नॉट माइनस एक्स, और ये एक्स इक्विलिब्रिया पे सेटअप हो जाएगा, जैसे ये एक्स इक्विलिब्रिया है, तो चेंज तो दोनों हो रहे हैं, तो दोनों के टर्म से हम दिखा ही सकते हैं ना। ये समझ में आया? गैस के पास अपने पास गैस के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का ही ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? ये भी लिख लीजिए। एवरीबॉडी डन? एक बार वापस बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिव हैं, तो ये एक्टिव हैं क्यों? क्योंकि इनके कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते हैं। ये समझ में आया तुम्हें?
ए से बी हमने लिखा तो हमने देखा भी था कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा था यार, याद आ रहा है? तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इसलिए इसको एक्टिविटी के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड्स और प्योर सॉलिड का चेंज नहीं होता था, इसलिए उसको इनएक्टिव बोलते थे। गैस के लिए नहीं लगता तुम्हारे पास, हमारे पास दो ऑप्शन है, कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होता है और पार्शियल प्रेशर भी चेंज होता है। कॉन्सेंट्रेशन वाला मैंने पहले ही समझा दिया था। तो पार्शियल प्रेशर भी तो चेंज होगा जैसे जैसे रिएक्शन होगा, तो दोनों यूज नहीं कर सकते हैं क्या? पार्शियल प्रेशर चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो गैस के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, एक कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ज्यादा यूज करते हैं गैस के लिए, वैसे ऑप्शन दोनों है अपने पास। अभी भी क्लियर नहीं है? दोनों मतलब बताते हैं कि पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए एक्टिव है। आगे बढ़ सकते हैं? ये लिख लिया सबने? ओके। अब जरा अपन बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या? देखो क्या बताता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा बी अपॉन ए, राइट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा ऑलरेडी? बी अपॉन ए आएगा, राइट? तो अब देखो इफ के इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है बी अपॉन ए इज ग्रेटर देन 1, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये क्लियर है एवरीडी? इसका मतलब यही है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एट तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट द गिवन टेम्परेचर, एट द गिवन टेम्परेचर बी इज मोर स्टेबल देन ए। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आया या नहीं आया? जरा सोचो, तुमने एक बोतल में पानी डाल दिया था, ठीक है, और ये 25 डिग्री पे रखा था, तो ये वाटर है और ये वेपर है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ज्यादा वाटर होगा और वेपर कम होगा, राइट? एवरीडी, वेपर तो काफी कम होगा, तो वेपर कम हो रहा है, मतलब वेपर की एग्जिस्टेंस इस टेम्परेचर पे कम है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेपर वाटर से कम स्टेबल है, इसलिए कम एग्जिस्ट करता है? इज दैट क्लियर गाइस? आर वी क्लियर ऑन दिस? या फिर ऐसा समझो कि मान लो एक एक मान लो एक धूप में एक झोपड़ी रखी है जहां पे 40 लोग हैं, काफी धूप है बाहर, तो अभी दरवाजे खुले हैं, लोग अंदर भी जा सकते, रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, राइट? तो आई विल कम टू दैट सिद्धेश, आई अंडरस्टूड यू हैव अ डाउट। तो अब मान लो एक बंदा बाहर है और 39 लोग अंदर हैं, तो ज्यादातर लोग अंदर आना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस केस में अंदर ज्यादा स्टेबल है लोग और बाहर कम, इसलिए अंदर ज्यादा रहते हैं। कैसा भी सोचो, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा एग्जिस्ट करता है, रिएक्टेंट कम एग्जिस्ट करता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है। तो अब जो ज्यादा है एग्जिस्ट करता, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, तभी ज्यादा एग्जिस्ट करता है ना। बी इज मोर स्टेबल देन ए, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा एक्टिव होता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है तो होगा, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 हुआ तो क्या होगा? तो A is more stable than B, right? तो उस केस में A is more stable than B at this temperature। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है कि जो ज्यादा है बन रहा है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑब्वियसली वही ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? आर वी क्लियर विद दिस और नॉट?
नॉर्मली सभी रिएक्शन में के ऐसा कुछ नहीं है श्रेयस, सारे रिएक्शंस में के ग्रेटर देन 1 होता है ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें के लेस देन 1 होता है। डन एवरीवन? तो आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा हम बोले, पहला पॉइंट जो हमने सीखा, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव स्टेबिलिटी of reactants and products at a given temperature at equilibrium? Is that clear? फाइन, तो ये लिख लीजिए, मतलब ये पॉइंट समझ में आया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है या रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। तो एक काम तो ये हो गया ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख करके हम ये बता सकते हैं। जैसे मान लो ये आया, देखो A to B एक रिएक्शन है जिसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखी है आपको 10 की पावर 19, तो यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 10 की पावर 19। तो इस टेम्परेचर पे B की कॉन्सेंट्रेशन A के कॉन्सेंट्रेशन से 10 की पावर 19 टाइम्स ज्यादा है, यानी B बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ रिएक्टेंट से। समझ में आया? तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताता है ना, ये ऐसे हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, समझ में आ रहा है? ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, मतलब मोलैरिटी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? फाइन, राइट इट डाउन देन। फाइन, तो इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है A रिवर्सिबल B, कि आ गया 10 की पावर -10। वेट करूं? ठीक है। हाउ क्वेश्चंस आर मेड? अरे क्वेश्चन रुक जाओ, अभी धीरे धीरे पता चलेगा ना, अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ो, कहानी सुनो, अभी धीरे धीरे पता चलेगा ना क्वेश्चंस का क्या है इतना। आगे बढ़ सकते हैं? एवरीबॉडी डन और नॉट?
अब जैसे एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको 10 की पावर -10 दे रखा है, तो यदि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं b अपॉन a इज 1/10 की पावर 10, तो यानी a की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर 10 टाइम्स b की कॉन्सेंट्रेशन है। इज दैट क्लियर? a की कॉन्सेंट्रेशन b की कॉन्सेंट्रेशन से 10, तो यहाँ पर a ज्यादा स्टेबल हुआ, तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी तो बताता ही है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ ऐसे भी दे दिया कि मान लो 1 2 3 और 4 रिएक्शंस दे रखे हैं, a रिवर्सिबल b, c रिवर्सिबल d, e रिवर्सिबल f, g रिवर्सिबल h, इक्विलिब्रियम कौन सब सेम टेम्परेचर पे है, 10 की पावर -10, 10 की पावर -20, 10 की पावर -30 और 10 की पावर -40 है। ये 4 इक्विलिब्रिया हैं जो कि सेम टेम्परेचर पे एस्टेब्लिश किए गए हैं। ऑल आर एस्टेब्लिश्ड एट सेम टेम्परेचर। ये -40 है, ठीक है, टेम्परेचर है सेम। तो इनमें मोस्ट स्टेबल क्या होगा बताओ, इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल है, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? क्वेश्चन ये है कि व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग, सो व्हाट वुड बी योर आंसर? ए ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है इस टेम्परेचर पे। तो इससे तो हम ये बता भी सकते हैं ना कि स्टेबिलिटी क्या है, कैसे है। ये सबको समझ में आया? ए कैसे बताया? अच्छा, ए आंसर बताया तुमने ना, आंसर होगा जी, जी होगा आंसर। -10 है भैया, -10। इज दैट क्लियर? ठीक है, k इज इक्वल टू 1 पे दोनों इक्वली स्टेबल होंगे श्रेयस, ठीक है। नहीं, डायनामिक भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता डायनामिक? डायनामिक भी हो सकता है। जी क्यों होगा, ए क्यों नहीं? सलोनी हैज ए क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, ये तुम लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोगों को डाउट है कि ए और जी में, मतलब ये रिएक्शन है ए टू बी, जैसे 1 मोल से स्टार्ट करो, जी टू एच, ये भी 1 मोल से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज 10 की पावर -10, इसमें भी वही लिख दो, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज 10 की पावर -40। अब जरा सोचो, इस केस में आपको आया x अपॉन 1 माइनस एक्स इज 10 की पावर -40, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जरा समझो इसको एवरीडी। यहाँ पे 1 माइनस एक्स इस केस में बड़ा होगा या इस केस में? खुद सोचो सलोनी, मैथमेटिकली तुम पुट अप करो। अब कहाँ पे जी ज्यादा, जी ज्यादा मिलेगा, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, x1 कर देते हैं इसको और इसको x2 कर देते हैं, तो मुझे लगता है x2 इज वेरी लेस, x2 इज लोअर देन x1। सलोनी इज दैट क्लियर? x2 छोटा होगा ना x1 से, क्योंकि उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है। तो जब x2 छोटा है x1 से, तो 1 माइनस x2 बड़ा होगा ना x1 से, 1 माइनस x1 से। तो g का कॉन्सेंट्रेशन a के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, तो g ज्यादा स्टेबल हुआ है ऐसे ना। आगे बढ़ जाए। एवरीडी डन? आगे बढ़े हम। एवरीडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, आर यू देयर?
कैन यू हियर मी? ओके, तो ये लिख लिया तुमने? ओके फाइन। तो देखो अभी तक हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि बेसिकली ये रिलेटिव स्टेबिलिटी बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, जैसे तुमने पढ़ा होगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log k टू द बेस 10 होता है। याद आ रहा है? ये तो पढ़ा था ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो डेल्टा जी नॉट तो फिक्स्ड है, डेल्टा जी नॉट तो फिक्स है -2.303 RT। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करता है क्या, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्शन which depends only on, क्या बताओ, which depends only on temperature, और किसी पैरामीटर्स पे नहीं डिपेंड करता, which depends only on temperature and it is independent of all other parameters like pressure, volume, etc. Is that clear? Last slide. Okay. Done? Okay. तो अब देखो ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर ली, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने दो प्रॉपर्टीज सीखी। तो प्रेशर, वॉल्यूम, डेल्टा जी कांस्टेंट, डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट, ठीक है, डेल्टा जी नॉट है, हाँ वो कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो भी चेंज होगा, बट टेम्परेचर पे तो लिखा ही है ना, डिपेंड करता है। उसके अलावा प्रेशर वगैरह किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है रेडी? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट कांस्टेंट क्यों? बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए। डेल्टा जी नॉट देख लो, डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो इक्विलिब्रियम अचीव होने पे तो डेल्टा एस चेंज हो सकता है, डेल्टा एस चेंज हो सकता है, बट वो ड्राइव करेगा, जैसे इक्विलिब्रियम पे तुमने चेंजेस किए ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होता है, तब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है। वो सारी चीजें बाद की बात है। जैसे इक्विलिब्रियम के भी स्टेजेस होते हैं, जैसे ए से बी है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये a नॉट था, ये कुछ नहीं था, t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम तक डेल्टा a नॉट माइनस x हो गया और ये x हो गया। तो तुम्हें नहीं लगता है डेल्टा s शुरू में ड्राइव करेगा रिएक्शंस को, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएंगे तो वो भी चेंज नहीं होगा? समझ में आया? मोर ओवर, यदि t इज इक्वल टू t1 पे तुमने कुछ ऐड कर दिया, जैसे x प्लस p ऐड किया, तो यहाँ जो चेंजेस आएंगे उसके लिए ड्राइविंग फोर्स डेल्टा s है,
ठीक है। तो व्हेन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रिया, हाँ, इनिशियल ड्राइविंग फोर्स डेल्टा एस होगा दोनों रिएक्शन के लिए। व्हेन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रिया is reversed, when a reaction at equilibria is reversed, then देखो इतना डिटेल में मत जाओ श्रेयस, कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे, ठीक है। then its equilibrium constant gets inversed, उसका भी मतलब देखो क्या होता है ना, जब हम टॉपिक वगैरह प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे सोचे ना तो थोड़ा इजी रहता है। तुम ऐसे पहले से सोचने लगोगे तो तुम कंफ्यूज होते जाओगे, तुम्हारे दिमाग में हो सकता है कि इक्विलिब्रिया हो जाए, जिस रेट से नया ज्ञान आ रहा है उस रेट से जाने भी लगे, तो वो कोशिश करो कि ना हो। क्वेश्चंस पूछो मैं बता दूंगा, बट इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे एक रिएक्शन एट इक्विलिब्रिया को हमने रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। जैसे मान लो एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, बी अपॉन ए आएगा, राइट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी अपॉन ए आएगा। इसको लिख देता हूं मैं K1। अब रिएक्शन उल्टा कर देते हैं, बी रिवर्सिबल ए कर देते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया क्या आया, ए अपॉन बी आया, ए अपॉन बी, तो ये 1/K1 नहीं हो गया। तो अब देखो K2 आ गया 1/K1, तो जब रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? डन एवरीवन? अच्छा देखो, व्हेन टू रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम, अच्छा लिखना है अभी, तो ये इजी इजी प्रॉपर्टीज है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं होगा। ये लिख लिया ना सबने? एवरीबॉडी रिटन? अब जरा देखते हैं, व्हेन टू रिएक्शंस एट इक्विलिब्रिया, व्हेन टू रिएक्शंस एट इक्विलिब्रिया आर एडेड, जब दो रिएक्शंस को इक्विलिब्रिया पे ऐड करते हैं तो क्या होता है, राइट आंसर दिस। डन एवरीवन?
ओके तो अब देखते हैं when two reactions at equilibrium are added then their equilibrium constants get multiplied। इसका मतलब समझ में आ रहा है, दो रिएक्शंस को जब हम इक्विलिब्रियम पे ऐड करेंगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे देखो A रिवर्सिबल B इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, C रिवर्सिबल D इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स K2। अब इनको अपन ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, A प्लस C रिवर्सिबल B प्लस D। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर ना? तो अब जरा देखो K1 आएगा B अपॉन A, K2 आएगा D अपॉन C। तो ये K1 इंटू K2 नहीं आएगा, देखो तो जरा ये क्या आता है, B इंटू D अपॉन A इंटू C। क्लियर है? तो जब दो रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे ना तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डन? ओके अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे मान लो तू दो रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट करोगे, when two reactions at equilibrium are subtracted तो क्या होगा बताओ? डिवाइड हो जाएगा, राइट? आसान है नहीं? क्लियर है ऑलरेडी? या वी कैन ऐड अ सब्ट्रैक्ट रिएक्शंस प्रोवाइडेड दे आर एट द सेम टेंपरेचर। यदि वो सेम टेंपरेचर पे है तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिद्धेश वी कैन डू दैट। यदि वो सेम टेंपरेचर पे हो रहे हैं तो वी कैन, ऑब्वियसली वी कैन डू दैट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, when two reactions at equilibrium are subtracted their equilibrium constants get divided। ये समझ में आया एवरीबॉडी? ये समझ में आया क्या? इसका क्या मतलब है देखो, ए रिवर्सिबल बी है, ए रिवर्सिबल बी है, ठीक है, सी रिवर्सिबल डी है, K1 आएगा B अपॉन ए, K2 आएगा D अपॉन सी। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, A माइनस सी B माइनस डी। तो ये क्या आया देखो, ये आ गया A प्लस डी रिवर्सिबल B प्लस सी। तो K आया B इंटू सी अपॉन A इंटू डी। अब देखो B इंटू सी क्या है, B इंटू सी क्या करेंगे, तुम्हें लग रहा है ये K1 अपॉन K2 होगा? K1 बाई K2 नहीं दिख रहा है, देखो ये K1 है आया ये, और ये 1 बाई K1 लिखो तो ये आएगा तुम्हारा 1 बाई K2 इनफैक्ट। तो ये K1 बाई K2 यही है ना,
तो डिवाइड का हो गया ना, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इजी है ये तो। अभी क्या चाहते हो, रिवीजन करें? चलो ठीक है, फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो सी बेसिकली हमने क्या किया है, हमने आज सीखा है एक्टिव मास। अच्छा वेट कर लो, हाँ सिर्फ थ्योरी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हम। होमवर्क तुम्हारा इंटेक्स एक्सरसाइज 2, इंटेक्स एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 to 6, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक आपको करना है। इंटेक्स एक्सरसाइज 2, इंटेक्स्ट इंटेक्स इंटेक्स्ट, ठीक है। दिस क्लियर, इंटेक्स एक्सरसाइज 2 है भैया, समझ में नहीं आया इंटेक्स एक्सरसाइज 2 क्या होता है? ठीक है, अभी रुक जाओ क्योंकि अभी हमने ज्यादा थ्योरी कवर किया नहीं है, तो वी कांट गो टू एक्सरसाइज 1, ठीक है। तो अभी इंटेक्स वाले ही करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्या आज हमने पढ़ा क्या है। तो देखो आज हमने पढ़ा यही है, कुछ तो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, हाँ। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स में, अच्छा वो थर्मोडायनेमिक्स वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आया एवरीबॉडी? थर्मोडायनेमिक्स वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आया ना, कौन सा एक्टिव होता है कौन सा इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो वो तो बेसिकली यही है, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी चेंज कर सकता है, वो ड्राइविंग फोर्स होता है जिसके कारण वो एक्टिव हो जाता है। बाकी कंसंट्रेशन जिसका चेंज हो रहा है वो एक्टिव है, जिसका नहीं हो पा रहा वो इनएक्टिव है, इतनी कहानी, ठीक है। अब जैसे ए प्लस बी बी है, तो गोल्डबर्ग एंड वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया, आरएफ डिफाइन किया इस तरह से, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे आरएफ इज इक्वल टू आरबी होता है, तो हमने वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? वहां पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बात करने लगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है रिलेटिव स्टेबिलिटी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, वो तो समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट चीज है जो हमें कवर करनी थी वो ये कि बेसिकली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पैरामीटर, राइट? इज दैट क्लियर? बेसिकली फिर है कि यदि रिएक्शन को रिवर्स करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है, ठीक है ना। रिएक्शन को रिवर्स करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। फिर रिएक्शंस को ऐड करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है। तो इतना ही किया है अभी, इतना ही किया ना आज हमने एवरीडी, और कुछ किया क्या? चलो फिर कोई डाउट है आज की क्लास में? Okay then, goodbye, we'll meet in the next class.